सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं। ये तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कैसे आप सभी? भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, जिसमें चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल बर्न्स इन एयर। मेटल को हवा में जलाने पर जलता है तो क्या होगा? ट्राई टू बर्न वेरियस मेटल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक and sodium over a flame. Sodium burns easily with yellow flame, मैग्नीशियम व्हाइट फ्लेम। ये ध्यान रखना है, सोडियम येलो फ्लेम से जलेगा, मैग्नीशियम है वो कौन सा फ्लेम देगा? व्हाइट फ्लेम देगा। कॉपर ब्लू ग्रीन और एल्यूमिनियम है वो व्हाइट फ्लेम के साथ में जलता है। द मेटल सरफेस अपीयर्स सिल्वर व्हाइट आफ्टर बर्निंग। जलने के बाद में वो उनकी सतह है वो कैसी हो जाती है? सिल्वर व्हाइट हो जाती है, चांदी की जैसी चमकीली हो जाती है। मतलब सरफेस है उस पर सिल्वर व्हाइट कलर अपीयरेंस आ जाता है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टू ऑक्सीजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम और सबसे कम है वो कॉपर है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? सोडियम, उसके बाद उससे कम है मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, उससे कम लेड और सबसे कम है कॉपर। ये भी आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी मेटल की ऑक्सीजन के साथ में किसकी है? तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है वो सारे आपको याद रखने। विच ऑफ द प्रोडक्ट्स मेटल ऑक्साइड्स, सोडियम ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर, अदर मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल। मतलब ये जो मेटल है इनके प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं? सोडियम ऑक्साइड है वो घुल जाता है, किसमें? पानी में घुल जाता है। अदर मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल, बाकी उसमें नहीं घुलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंड विद O2 टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सभी मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड CuO, a black oxide 2Cu plus O2 is equal to 2Co. Similarly, aluminium forms aluminium oxide Al2O3। इक्वेशन देखिए 4Al plus 3O2 is equal to 2AlO3। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स है वो बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। But some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide show both acidic and basic oxide behaviors। ये आपको ध्यान रखने हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है वो दोनों ही करेक्टर शो करते हैं। सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फो का मतलब बोथ, ऑक्साइड्स जो दोनों के साथ में रिएक्शन करते हैं तो इस प्रकार के ऑक्साइड्स हैं वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखिए, यहाँ पर रिएक्शन है Al2O3 प्लस 6HCl एसिड के साथ में तो बनाएगा ये 2AlCl3 प्लस 3H2O, और Al2O3 प्लस 2NaOH ये बेस है। यहाँ पर ये बेस लिया NaOH तो यहाँ ये बना रहा है साल्ट 2NaAlO2 प्लस H2O, सोडियम एल्यूमिनेट। तो कहने का मतलब दोनों के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर वाटर इनसोल्यूबल बट सम सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड आर सोल्यूबल टू फॉर्म एल्कलीज। मतलब इनको भी आपको ये एक्सेप्शंस निकल के आ रहे केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। जो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड्स हैं वो सॉल्यूबल होते हैं, बाकी मेटल्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं। रिएक्शन देखिए Na2O प्लस H2O इज इक्वल टू 2NaOH। यहाँ ये बना रहा है, ये अल्कली सॉल्यूशन बना रहा है।
K2O plus H2O is equal to 2KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ऑल मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। Metals such as potassium, sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. Hence they are kept in kerosene oil. ये याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ मेटल इतने रिएक्टिव होते हैं, अगर खुली हवा में रख दें तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके वो जलने लगते हैं। इसलिए पोटेशियम और सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन में ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाती है और वो जलेंगे नहीं। अगर उसको खुले में रख देंगे और बच्चों अगर इसको पानी में डालते हैं तो वो ऐसे उछलता है सोडियम। तो कहने का मतलब है कि पोटेशियम सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। At ordinary temperature, the surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin protective layer of oxide. इनके ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है? एक पतली प्रोटेक्टिव लेयर होती है, किसकी? ऑक्साइड की। इट प्रिवेंट्स मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, जिससे वो सरफेस है वो क्या हो जाए कि उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो, वो खराब नहीं हो, इसलिए पतली परत चढ़ाई हुई रहती है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. Next point, copper does not burn but the hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at high temperature. इसलिए गहने बनाने में काम लिए जाते हैं, खराब नहीं होते हैं, हाई टेम्परेचर पर भी वो काले नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं होते, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इनको। तो गोल्ड और सिल्वर है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करते, इसलिए काले भी नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनोडाइजिंग ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, दिस improves resistance against corrosion. During anodizing, a clean aluminum article is made the anode and is electrolyzed with dilute H2SO4. The oxygen gas involved at the anode reacts with aluminum to form a thick oxide layer. This oxide layer is dyed. कहने का मतलब है कि एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दी जाती है, उसको एक साइड में एनोड पर हम रख रहे हैं, वो मेटल रख रहे हैं, वो दूसरी साइड में वो मेटल रिलीज, वो आयन रिलीज हो करके उसके ऊपर परत चढ़ा लेगा, तो वो क्या है, कहलाएगा एनोडाइजिंग प्रोसेस। और नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर? क्या होगा? मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड। वाटर के साथ में ये हम पहले कर चुके हैं, मेटल ऑक्साइड है बनाएगा, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज। Metal oxides that are soluble in water dissolve in it to form metal hydroxide, but all metals do not react with water. सभी नहीं रिएक्ट करते हैं। मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, या मेटल ऑक्साइड बन गया है तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल्स लाइक पोटेशियम और सोडियम reacts violently with cold water. The reaction is exothermic so that the evolved hydrogen catches fire. इसमें आग लग सकती है क्योंकि बहुत तेजी से वो जलता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और हाइड्रोजन गैस है वो अगर सोडियम पोटेशियम आपने डाला हुआ है तो वाटर के साथ में रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ये देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और अगर आपने फ्लेम वहां लिया है तो हाइड्रोजन गैस है वो ब्लास्ट के साथ में, पफ के साथ में जलेगी। तो बड़ी सावधानी के साथ में इनको हैंडल करना होता है। देखिए रिएक्शन कैसी होती है, 2K प्लस 2H2O, पानी में इसको पोटेशियम को मिलाया, इजकल टू 2KOH, ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरीके से 2Na प्लस 2H2O इजकल टू 2NaOH प्लस H2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, एंड प्लस हीट एनर्जी। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वोलेंट। कैल्शियम का वाटर के साथ में लेस वोलेंट है, इतनी ज्यादा विस्फोटक नहीं होती परंतु होती है। द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। Ca प्लस 2H2O इज इक्वल टू CaOH
2 plus H2, यहाँ पर भी गैस निकल रही है. Calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the metal surface. नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. ये अलग अलग दिए हैं. कैल्शियम कम रिएक्ट हो रही है, मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट ही नहीं कर रहा है. इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर. ये हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये सभी हाइड्रोक्साइड तो बना ही रहे हैं. एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड. इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू its surface. Metals like aluminium, iron, zinc do not react with cold water. ये नहीं रिएक्ट करेंगे. एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं होते, हॉट वाटर के साथ में भी नहीं होते, बट दे रिएक्ट विद स्टीम. स्टीम के साथ में रिएक्ट करेंगे. रिएक्शन देखिए, 2Al एल्यूमिनियम प्लस 3H2O इक्वल टू Al2O3. यहाँ बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3H2. दूसरी आयरन के साथ में 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2. ये आप देख पा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट सेटअप, ये बर्नर है. यहाँ पर ग्लास वूल सॉक्ड इन वाटर. ग्लास वूल है मतलब जो शीशे के तार हैं वो यहाँ पर बनाए हुए हैं, वाटर में सॉक्ड कर रखा है. मेटल सैंपल, बर्नर, स्टैंड, कॉर्क, यहाँ इसको बंद कर दिया है. डिलीवरी ट्यूब जिसमें होकर के वो गैस रिलीज होगी. यहाँ पर हाइड्रोजन गैस. स्टैंड दूसरा, वाटर. और मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल. ये कोई भी कंडीशन में रिएक्ट ही नहीं होते. लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं होती है. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद वाटर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर सोडियम है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जबकि आयरन है वो सबसे कम है. ये मेटल किसके साथ में रिएक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर देख रहे हैं हम, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखने हैं. मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं. इससे हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स. एसिड्स के साथ में रिएक्ट करके मेटल्स क्या बनाते, क्या रिएक्शन देते हैं, तो सुनिए. मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव ए साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. मतलब ये एसिड के साथ में रिएक्शन करके साल्ट देते हैं और साथ में ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. इंपॉर्टेंट बात है, साल्ट बनाएंगे और साथ में ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे. देखिए रिएक्शन देखिए, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, कोई भी एसिड लिया है, इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो ये हमारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे. तो आपके क्वेश्चन जो यहां पर पूछा गया, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, तो पहला एसिड के साथ में रिएक्शन करके ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते. पहली बात तो ये हो गई. दूसरा, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट इन द सेम मैनर. एग्जाम्पल, पुट एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक separately in test tubes containing dilute hydrochloric acid. मेटल के नाम दिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक. इनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखना है. सस्पेंड थर्मामीटर्स इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड. उनके अंदर आपको क्या करना है, थर्मामीटर रखना है जिसका बल्ब है वो एसिड में डिप हो जाए, डूब जाए. अब देखिए रिएक्शन क्या होगी. द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर. मैग्नीशियम के साथ में क्या रिएक्शन हो रही है, Mg प्लस 2HCl इक्वल टू MgCl2 प्लस H2. तो मैग्नीशियम क्लोराइड का यहां पर ये साल्ट बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जो हमने यहां पढ़ा. इसके बाद में 2Al एल्यूमिनियम प्लस 6HCl इक्वल टू 2AlCl3. यहां पर भी एल्यूमिनियम साल्ट बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, और 3 हाइड्रोजन गैस 3H2 यहां पर रिलीज हो रहा है. इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है Zn प्लस 2HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2. Fe प्लस 2HCl इक्वल टू FeCl2 प्लस H2. तो इस तरीके से ये सारे जो मेटल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में
वो साल्ट दे रहे हैं और साथ में ही हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं। हेयर मैग्नीशियम shows fastest reaction and hydrogen bubbles formation and records highest temperature most exothermic। जो मैग्नीशियम है वो HCl के साथ में रिएक्शन करके और ये मैग्नीशियम क्लोराइड बना रही है, साल्ट बना रही है, साथ में हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से निकलती है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। मतलब मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। ये देखिए मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर हुई है। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, मैग्नीशियम मैक्सिमम है, एल्यूमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम और आयरन सबसे कम। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है वो किसकी है? मैग्नीशियम की है, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में जिंक और आयरन की कम है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कॉपर है वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। सो बबल्स आर नॉट फॉर्म्ड एंड नो चेंज इन टेम्परेचर, जब रिएक्शन ही नहीं हुई है तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवा रहे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। इट इज बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये देखिए it oxidizes the S2 to water and itself gets reduced to nitrogen oxide। हाइड्रोजन गैस है वो तुरंत ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है और क्या बना रही है? N2O, NO और NO2। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 इवॉल्विंग S2। तो ये सारी बातें हमने देखी हैं कि मेटल्स है वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके साल्ट बना रहे हैं प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, परंतु सभी नहीं है। रिएक्टिविटी है वो भी अलग अलग होती है, मैग्नीशियम की हाईएस्ट है, आयरन की कम है, कॉपर रिएक्शन कर ही नहीं रहा है, लेड रिएक्शन कर ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग एसिड और अलग अलग मेटल है वो उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। यहां पर देखिए एक्वारेजिया किसको कहते हैं? लैटिन वर्ड है फॉर रॉयल वाटर। एक्वा का मतलब रॉयल वाटर। इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 इन 3:1 रेशो। 3:1 के रेशो में जब इनको मिलाया जाता है तो बनता है एक्वारेजिया। इट इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज वन ऑफ द फ्यू reagents that can dissolve gold and platinum। मतलब एक्वारेजिया एक ऐसा एसिड है जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम है वो भी घुल जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं और इसीलिए एक्वारेजिया को अम्लराज भी कहते हैं। अम्लराज किसका बना होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड है, 3:1 रेशो में लेते हैं। तो ये आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल साल्ट्स। एसिड के साथ में हमने रिएक्शन देखा, अभी मेटल्स है दूसरे सॉल्यूशंस के द्वारा बने हुए साल्ट के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं। देखिए पहला पॉइंट, पुट ए क्लीन कॉपर Cu वायर इन आयरन सल्फेट FeSO4 सॉल्यूशन एंड एन आयरन Fe nail in copper sulfate CuSO4 solution taken in test tube। मतलब कोई भी मेटल है वो दूसरे मेटल साल्ट के साथ में कैसे रिएक्शन करता है। पहले हमने लिया एक मेटल कॉपर, इसको मिक्स किया है आयरन सल्फेट के साथ में, FeSO4 के साथ में, और आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ में मिक्स करते हैं तो क्या बनेगा ये आप देखिए। यहां हम देखेंगे, ये देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशंस। ये कॉर्क है टेस्ट ट्यूब के मुंह पर, ये टेस्ट ट्यूब है ब्लू कलर की है। यहाँ पर ये येलोविश कलर की टेस्ट ट्यूब है, 2 टेस्ट ट्यूब है। इनमें आप देखेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का है, और आयरन नेल इसके अंदर हैंग कर दिए। टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के मुंह पर थ्रेड के द्वारा और ये कॉर्क लगा करके और इसको थ्रेड को हैंग कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, कॉपर वायर ले लिया और इसको थ्रेड के द्वारा हैंग करते हैं यहाँ। ये देखिए तो आप देखेंगे कि क्या रिएक्शन होती है।
ये हम ले रहे हैं मेटल का दूसरे मेटल साल्ट के साथ में क्या रिएक्शन होती है, ये हम देख पा रहे हैं। आफ्टर 20 मिनट्स इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ब्लू CuSO4 सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन। जिसमें आयरन नेल आपने लटकाई हुई है वो ब्लू कलर से किस में कन्वर्ट हो गया, ये ग्रीन कलर में टर्न हो गया, कलर चेंज हो गया, ग्रीन कलर आ गया। Iron is more reactive than copper. It displaces copper from CuSO4 to form FeSO4. So CuSO4 solution turns green. क्या हुआ है कि आयरन है वो कॉपर के से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसने CuSO4 से अलग कर दिया Cu को और खुद जुड़ गया FeSO4 बन गया और इसलिए उसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। रिएक्शन देखिए, Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। तो Cu को इसने दूर कर दिया, फेंक दिया निकाल करके और इसलिए ब्लू कलर है वो क्या हो गया, ग्रीनिश हो गया, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह हम इससे पहले वाले वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, तो यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप देख पा रहे हैं। That is reactive metals displaces less reactive metals from their compounds in solution or molten form। जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को धक्का मार के, लात मार के बाहर कर देता है और खुद उसके साथ में जुड़ जाता है, तो ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reactions are better evidence for the reactivity of metals। If metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B। आपको समझ में आ जाएगा। Metal A plus salt solution of B is equal to salt solution of A plus metal B। मेटल ए ने साल्ट सॉल्यूशन बी को में खुद जुड़ करके और बी को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। और ये डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट है वो रिएक्टिविटी पर, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो साल्ट सॉल्यूशन बनाएगा। All metals do not react with reagents like oxygen, water and acids, so we cannot put all the metal samples in decreasing order of their reactivity। द रिएक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी सीरीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। इट इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। किसके आधार पर है, डिक्रीजिंग, जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको ऊपर और सबसे कम है उसको नीचे रखा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं। तो पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है, पोटेशियम, ये देखिए पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है, यहां आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन। रिएक्टिविटी इनकी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर और गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा है, गोल्ड है जी। तो इस तरीके से डिक्रीजिंग मैनर में आप इनको अरेंज कर सकते हैं, इनको आपको याद भी रखना है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल और फीवेस्ट या लेस रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। फर्स्ट पॉइंट है, नोबल गैसेस हैव ए कंप्लीटली फील्ड वैलेंस सेल, सो दे शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। उनमें वैलेंसी है वो कंप्लीट है, मतलब ऑक्टेन है वो कंप्लीट है, इसलिए यहां इनमें रिएक्टिविटी है वो सबसे कम होती है। लेस रिएक्टिव गैसेज है जिनमें रिएक्टिविटी नहीं पाई जाती। ये नोबल गैसेज है, ये आप देख पा रहे हैं यहां पर नोबल गैसेज, ये देखिए लेस रिएक्टिव है। It means reactivity of element is a tendency to attain a completely filled valency cell। वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए रिएक्टिविटी है वो पाई जाती है, ये याद रखना है आपको बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। एलिमेंट कौन कौन से, टाइप ऑफ एलिमेंट, नोबल गैसेज में एलिमेंट हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स कौन कौन से है, के में सिर्फ 2 है तो इसको और कोई जरूरत नहीं है। नियोन 10,
28 है, और आर्गन 18 है 288। और मेटल्स में यहां पर देखिए आप, मेटल्स में सोडियम 11 है 281। तो इसके पास में एक जो एम सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये देना चाहेगा, फालतू है, ये इसको देना चाहेगा। मैग्नीशियम 2 ये भी देना चाहेगा। एल्यूमिनियम 13 है एटॉमिक नंबर, तो ये 3। पोटेशियम 8। तो यहां ऑक्टेन पूरा हो रहा है, इसके पास में एन जो सेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको तो बिल्कुल ही रिलीज करना चाहता है, देना चाहता है, शेयर करना चाहता है। कैल्शियम 2 ये भी देना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर है 25। तो ऑक्टेन को पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 3 चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की इच्छा रखेगा, लेना चाहेगा। इसके साथ में ही ऑक्सीजन 6, तो ये कितने लेना चाह रहा है? ये लेना चाह रहा है जी 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी इच्छा है कि 2। मान लीजिए उसको 6 रोटी खाने की तो मिल गई है, और 2 और मिल जाए तो पेट भर जाए, धाप जाए, तो 2 रोटी की वो इच्छा रख रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। फ्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर है 27, तो एक और मिल जाए तो मजा आ जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा। फॉस्फोरस 15 285, तो यहां पर फिर से 8 पूरे करने हैं, तो कितने लेना चाहेगा? 3। सल्फर 286, 2। ये क्लोरीन है 17 एटॉमिक नंबर 287, तो इसके एम सेल में एक और लेना चाहेगा। तो कहने का मतलब जो ज्यादा है, एक दो ज्यादा है ऑक्टेन को पूरा करने के लिए, ऑक्टेन से ज्यादा हो रहा है तो वो देना चाहेगा, और अगर उसके पास में है तो उसको लेना चाहेगा। 8 के लगभग वो करना चाहता, 8 करना चाहता है, लगभग नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा इसी में, ए सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। ये मैंने आपको अभी बता दिया। एम if it loses the electron from M cell, then its L cell becomes the outermost cell, giving a stable octet. Now the number of electrons is 10, but the nucleus has 11 protons, so there is a net positive charges giving a sodium cation, Na प्लस बनाएंगे। उसके पास में प्रोटॉन तो है 11 और इलेक्ट्रॉन एक दे दिया, तो अब उसके पास में 10 है, तो Na प्लस बनेगा वो। Chlorine has 7 electrons in outermost cell M, and it needs 1 more electron to complete its octet. वो 8 पूरा करने के लिए इसको एक और इच्छा है, तो वो क्या करेगा? एक लेने की कोशिश करेगा। When sodium reacts with chlorine, the electron lost by sodium is taken up by chlorine. Thus, electron gets a stable octet and total 18 electrons in K, L, and M cells, but its nucleus has only 17 protons. So the chlorine atom gets a unity negative charge, forming a chloride anion. Cl minus, thus Na and Cl have a give and take relation. एक देना चाह रहा है, दूसरा लेना चाह रहा है, दोनों के ऑक्टेन वो पूरे हो जाते हैं, तो ये Na और Cl बनेगा। ये देखिए आप रिएक्शन, आप यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए 281, तो एक फालतू है, ये स्टेबल बनाने के लिए तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 28 बनेगा। और क्लोरीन है वो एक और लेना चाहता है, कि 7 ही है, ऑक्टेन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये ले लगा इसका, तो ये हो जाएगा 288। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसने ट्रांसफर कर दिया, ये इसके पास में आ गया, ये बन गया NaCl। दोनों के ऑक्टेन है, ऑक्टेट पूरे हो जाते हैं, और ये बनेगा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बीइंग अपोजिटली charged, sodium and chloride ions are held by strong electrostatic forces of attraction to exist as sodium chloride NaCl. NaCl does not exist as molecules but aggregates of oppositively charged ions. ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, Mg2A2, Mg 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन
रिलीज कर दिए, मैग्नीशियम कटायन बना, यहाँ पर Cl यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की चाहिए रखता है, तो 287 Cl माइनस क्लोराइड आयन बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 2 Cl यहाँ पर काम आएंगे। Mg यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो ये बन गया MgCl2, यहां बनेगा साल्ट MgCl2। The compounds formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are called ionic compounds. जब दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के द्वारा कंपाउंड बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इस तरीके से यहां पर हम पढ़ रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो आयनिक कंपाउंड है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं। सबसे पहले लेंगे हम टेक साल्ट सैंपल्स सच एज सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 etc. Their physical state is hard and brittle, soluble in water but insoluble in petrol and kerosene. फिजिकल स्टेट है वो हार्ड होती है, ब्रिटल होते हैं और सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, इनसोल्यूबल इन पेट्रोल एंड केरोसिन। हीट each sample directly on the flame using a spatula. They do not melt, वो पिघलेंगे नहीं। फ्लेम कलर चेंजेस, NaCl is equal to ऑरेंज येलो, और NaCl को जलाएंगे तो ऑरेंज येलो फ्लेम आएगा, और पोटेशियम आयोडाइड है वॉयलेट कलर देगी, एंड BaCl2 बेरियम क्लोराइड है वो ग्रीन फ्लेम देगा। Make a circuit and insert the electrodes into a solution of each salt. Salt solution conducts electricity. Salt solution है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये बर्नर है, ये स्पैचुला जिसमें आप साल्ट रख रहे हैं, और वो इसमें फ्लेम के साथ में कैसा कलर देगा, जैसे NaCl है ऑरेंज येलो, Ki है वॉयलेट, और BaCl2 है वो ग्रीन कलर देगा। सर्किट में आप देख सकते हैं टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ ए साल्ट सॉल्यूशन। ये साल्ट सॉल्यूशन हमने लिया है, साल्ट सॉल्यूशन अंडर टेस्ट ट्यूब। इसके बाद में ग्रेफाइट रोड लिए, ये ग्रेफाइट रोड है, 2 बीकर है, और ये सर्किट हमने पूरा कर लिया है। स्विच लगा दिया, बल्ब लगा दिया, बैटरी जोड़ दी, तो जब स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाएगा। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो करंट पास हो रहा है वो किसके द्वारा होगा, ये साल्ट सॉल्यूशन में आयंस रिलीज होकर के ये करंट को, सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो इसको आप जांच सकते हैं कि ये जो साल्ट सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी पाई जाती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स, ये आप देखिए क्या क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। आयनिक कंपाउंड हम ले रहे हैं NaCl, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1074 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 1686 केल्विन। लिथियम क्लोराइड LiCl 887 मेल्टिंग पॉइंट और 1600 बॉइलिंग पॉइंट है। CaCl2 1045 मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है 1900। CaO 2850 मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है 3120 केल्विन। MgCl2 981 मेल्टिंग पॉइंट और 1685 बॉइलिंग पॉइंट है, ये MgCl2 को पाया जाता है। General properties for ionic compounds. Physical nature. Ionic compounds are solids and are hard due to strong force of attraction between positive and negative ions. They are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. वो टूट जाते हैं, जल्दी से बिखर जाते हैं। Next point है high melting and boiling point. This is because a considerable amount of energy is needed to break the strong inter-ionic attraction. तोड़ने के लिए जो इंटर-आयनिक अट्रैक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयरिंग होने की वजह से
इनके बीच का जो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए इनकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉल्युबिलिटी देखिए, जनरली soluble in water and insoluble in solvent such as kerosene, petrol etc. पानी में ये घुल जाते हैं, परंतु केरोसिन और पेट्रोल में घुलना मुश्किल होता है। कंडक्टिविटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट अकर्स थ्रू ए सॉल्यूशन बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ये अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, सॉल्यूशन में मूवमेंट है, वो चार्जेस का आयंस मूवमेंट होने की वजह से कंडक्टिविटी होती है। ए सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, आयंस मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। सॉलिड ionic compounds do not conduct electricity because ion cannot move due to rigidity, but they conduct electricity in melting state because electrostatic forces of attraction between ions are overcome due to heat. Thus the ions move freely and conduct electricity. तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।